बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 11 में आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है इंटरनल एनर्जी। तो सबसे पहले हम इंटरनल एनर्जी को डिफ़ाइन कर लेते हैं। तो अगर आपके पास कोई भी सब्सटेंस है और आप उसकी इंटरनल एनर्जी पता करना चाहते हैं या उसकी इंटरनल एनर्जी को डिफ़ाइन करना चाहते हैं, तो उस सब्सटेंस के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे उन तमाम मॉलिक्यूल्स की हर तरह की एनर्जी को आपने ऐड कर देना है। तमाम मॉलिक्यूल्स की हर तरह की एनर्जी को ऐड करने के बाद आपको जो एनर्जी मिलेगी उसे हम उस सब्सटेंस की इंटरनल एनर्जी बोलेंगे। फ़र्ज़ करो आपके पास एक सब्सटेंस में ये दो मॉलिक्यूल्स हैं और ये दोनों मॉलिक्यूल्स जो हैं ये इस तरह से मूव कर रहे हैं, तो मोशन की वजह से दोनों के पास ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। अब फ़र्ज़ करो यही दो मॉलिक्यूल्स इस तरह स्ट्रेट लाइन में मूव करने के साथ साथ ऐसे रोटेट भी कर रहे हैं, यानी कि रोल कर रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा, इन दोनों मॉलिक्यूल्स की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगी। और इसी तरह इन मॉलिक्यूल्स के पास अगर पोटेंशियल एनर्जी भी हुई और फिर हमने इस सब्सटेंस की इंटरनल एनर्जी निकालनी हुई, तो हम क्या करेंगे, हम पहले इस मॉलिक्यूल की ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को ऐड करेंगे, तो हमें इस मॉलिक्यूल की एनर्जी मिल जाएगी जिसे हम मॉलिक्यूलर एनर्जी बोलेंगे। इसी तरह हम इस मॉलिक्यूल की भी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को ऐड करेंगे तो इसकी मॉलिक्यूलर एनर्जी मिल जाएगी। फिर हम इन दोनों मॉलिक्यूल्स की एनर्जी को ऐड कर देंगे तो हमारे पास उस सब्सटेंस की इंटरनल एनर्जी आ जाएगी। तो किसी भी सब्सटेंस की हर तरह की जो मॉलिक्यूलर एनर्जीज़ होती हैं अगर उनको ऐड कर दें तो हमें इंटरनल एनर्जी मिल जाएगी। मोस्टली जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी होती है। लिहाजा अगर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को ऐड कर दें तो हमारे पास इंटरनल एनर्जी आ जाएगी। अब हम जो चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स में हम वर्किंग सब्सटेंस जो है वो आइडियल गैस को यूज़ करते हैं, यानी आइडियल गैस को हम एज ए वर्किंग सब्सटेंस यूज़ करते हैं फिज़िक्स की किस ब्रांच में, थर्मोडायनामिक्स में। यानी जब भी हमने हीट की बात करनी हो, हीट की किसी दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्जन की बात करनी हो, तो हम उसमें वर्किंग सब्सटेंस आइडियल गैस को लेते हैं। तो आज हम आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी को डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब गैस हमारे पास जो है उसको हम यहाँ दो कैटेगरीज़ में डिवाइड कर रहे हैं। एक को हम कह रहे हैं मोनो एटॉमिक गैस, ऐसी गैस जो सिर्फ एक एटम पर मुश्तमिल होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास हीलियम है, ये मोनो एटॉमिक गैस है। और दूसरी कैटेगरी है पॉली एटॉमिक गैस, यानी ऐसी गैस जिसमें दो या दो से ज़्यादा एटम्स मौजूद हों। यहाँ हम डाई एटॉमिक की बात करेंगे। डाई एटॉमिक भी पॉली एटॉमिक की ही कैटेगरी है। डाई एटॉमिक नाम से आपको पता चल रहा होगा, ऐसी गैस जिसमें दो, डाई मतलब दो एटम्स मौजूद हों। तो यहाँ मैंने ऑक्सीजन की एग्जांपल लिखी है। ऑक्सीजन में दो एटम्स हैं हमारे पास, O2। तो पहले हम मोनो एटॉमिक गैस की इंटरनल एनर्जी को डिस्कस करते हैं, फिर हम पॉली एटॉमिक गैस में डाई एटॉमिक गैस की इंटरनल एनर्जी को लास्ट पर डिस्कस करेंगे। तो मोनो एटॉमिक गैस के बारे में आपको बताता हूँ। हमने इस चैप्टर में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में एक बात पढ़ी थी कि गैस के मॉलिक्यूल्स का साइज़, यानी अगर ये दो मॉलिक्यूल्स हैं, इन मॉलिक्यूल्स का साइज़ गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस के मुकाबले में बहुत छोटा होता है। दोबारा सुनो, गैस के मॉलिक्यूल्स का साइज़ उनके दरमियान डिस्टेंस के मुकाबले में बहुत छोटा होता है।
इसलिए हम गैस के मॉलिक्यूल्स को पॉइंट मैस मानते हैं। तो अगर गैस के मॉलिक्यूल्स पॉइंट मैस हैं तो इसका मतलब ये है कि उनका मैस भी बहुत कम होगा और उनका साइज़ भी बहुत छोटा होगा। अगर अगर हमारे पास किसी ऑब्जेक्ट का साइज़ बहुत छोटा हो तो साइज़ छोटा होने की वजह से हम ये कह सकते हैं कि उस ऑब्जेक्ट का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो नेग्लिजिबल होगा। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में हमने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा है। mr² को हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। तो अगर गैस के मॉलिक्यूल्स की बात करें, उनका साइज़ बहुत छोटा है। साइज़ छोटा होने की वजह से r की वैल्यू तकरीबन हमारे पास ज़ीरो होगी, यानी r बहुत कम होगा, उसको हम ज़ीरो ले लेंगे। अगर r ज़ीरो हो जाएगा तो हमारे पास गैस के मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज़ीरो आ जाएगा। अगर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज़ीरो है तो एंगुलर मोमेंटम क्या मिलेगा हमें गैस के मॉलिक्यूल्स का? एंगुलर मोमेंटम होता है L=I ω, यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट रोटेट करे तो उसके पास एंगुलर मोमेंटम होता है। अब यहाँ गैस के मॉलिक्यूल्स के लिए I की वैल्यू हमारे पास ज़ीरो है, तो अगर I यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़ीरो हो गया तो हमारे पास गैस के मॉलिक्यूल्स का एंगुलर मोमेंटम भी ज़ीरो आ जाएगा। अगर किसी चीज़ का एंगुलर मोमेंटम ज़ीरो है तो इसका मतलब ये है कि वो चीज़ रोटेट ही नहीं कर रही। लिहाजा हम कह सकते हैं कि आइडियल गैस के केस में मॉलिक्यूल्स के पॉइंट मैस होने की वजह से रोटेशनल मोशन को हम इग्नोर करते हैं, या हम ये कहेंगे कि आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रोटेट नहीं करते। तो अगर गैस के मॉलिक्यूल्स रोटेट नहीं करते तो उनके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, यानी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो मानेंगे हम। दूसरी बात, अभी आपको बताया कि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो छोटे हैं, लिहाजा उनके दरमियान जो फोर्स होगी वो भी तकरीबन ज़ीरो होगी। और वैसे भी आप जानते हैं आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना होने के बराबर होती है, यानी ज़ीरो होती है। तो आइडियल गैस में मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करते, एक्सर्ट नो फोर्स ऑन ईच अदर। तो अगर मॉलिक्यूल एक दूसरे पर फोर्स नहीं लगाएंगे, यानी कि देखो हमारे पास एक मॉलिक्यूल ये है गैस का, एक मॉलिक्यूल ये है, अगर ये दोनों एक दूसरे पर फोर्स नहीं लगा रहे, अगर ये मॉलिक्यूल इस पर फोर्स नहीं लगा रहा तो ये मॉलिक्यूल इसकी वजह से कोई डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं करेगा। इस मॉलिक्यूल पर इसने फोर्स नहीं लगाई तो ये डिस्प्लेसमेंट भी कवर नहीं करेगा। जब डिस्प्लेसमेंट नहीं कवर करेगा इसका मतलब है इस मॉलिक्यूल पर इस मॉलिक्यूल ने वर्क नहीं किया। अगर वर्क नहीं हुआ तो इस मॉलिक्यूल के पास पोटेंशियल एनर्जी भी ज़ीरो होगी। आप जानते हैं कि किसी भी चीज़ पर हम वर्क करें तो वो उसमें एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है। चूँकि गैस के मॉलिक्यूल्स हैं ही पॉइंट मैस, वो एक दूसरे पर फोर्स ही नहीं लगाते, लिहाजा इस पर भी फोर्स नहीं लग रही, इस पर भी फोर्स नहीं लग रही, यानी किसी भी मॉलिक्यूल की बात कर लें तो किसी भी मॉलिक्यूल पर दूसरा मॉलिक्यूल कोई भी वर्क नहीं कर रहा, लिहाजा हर मॉलिक्यूल के पास पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होगी। यहाँ उस पोटेंशियल एनर्जी को हमने लिखा है इंटर मॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी। तो आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी ज़ीरो यहाँ डिस्कस किया, इंटर मॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी भी ज़ीरो हो गई। अब बात करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है mgh। गैस के मॉलिक्यूल्स चूँकि पॉइंट मैस हैं, उनका मैस भी बहुत कम होगा, तो m की वैल्यू बहुत कम होने की वजह से जो हमारे पास गैस के मॉलिक्यूल्स की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी उसको भी हम अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो कंसीडर कर सकते हैं। यानी असल में गैस की इंटरनल एनर्जी क्या होनी थी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी, उसकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का सम होनी थी। आप जानते हैं अगर वेसल में गैस मौजूद है तो उसके मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन करते रहते हैं, रैंडम मोशन की वजह से उनके पास ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। रोटेशन की वजह से रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होनी थी, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़ीरो होने की वजह से रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो गई और पोटेंशियल एनर्जी भी हमारे पास ज़ीरो आ गई। लिहाजा आइडियल गैस में जो इंटरनल एनर्जी है
वो सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूल्स की ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर डिपेंड करेगी, क्योंकि ये भी ज़ीरो हो गई पोटेंशियल एनर्जी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी ज़ीरो हो गई। इसीलिए हम कहते हैं कि आइडियल गैस के केस में इंटरनल एनर्जी टोटली मॉलिक्यूल्स की ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर डिपेंड करती है। आपने रिसेंट लेक्चर्स में ये सुना था कि गैस के मॉलिक्यूल्स की एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी अगर टेम्परेचर बढ़ जाए तो उनकी एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाती है। तो यहाँ हम कह रहे हैं आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी डिपेंड ही ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर कर रही है। तो अगर मैं ये कह रहा हूँ कि टेम्परेचर बढ़ गया गैस का, इसका मतलब है उसके मॉलिक्यूल्स की एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। और अगर एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है तो इसका मतलब है गैस की इंटरनल एनर्जी में भी इंक्रीज़ आ गया है, क्योंकि गैस की इंटरनल एनर्जी टोटली ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर डिपेंड कर रही है। लिहाजा इंटरनल एनर्जी, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर तीनों का आपस में डायरेक्ट रिलेशन हो गया। इनमें अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने से इंटरनल एनर्जी भी बढ़ जाएगी। अब हम वो तरीकाकार डिस्कस करते हैं जिन तरीकाकार से हम किसी भी गैस की इंटरनल एनर्जी को चेंज कर सकते हैं। इसके लिए फ़र्ज़ करो हमारे पास ये एक वेसल है और इस वेसल में गैस मौजूद है और मैंने फ़र्ज़ किया है कि उस गैस के ये 6 मॉलिक्यूल्स हैं। तो अगर हम बात करें तो इन 6 मॉलिक्यूल्स की एनर्जीज़ को ऐड करने के बाद हमें इस गैस की इंटरनल एनर्जी मिल जाएगी। और चूंकि आइडियल गैस में ना रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है ना पोटेंशियल एनर्जी है, लिहाजा इन 6 मॉलिक्यूल्स की ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी से हमें इंटरनल एनर्जी मिल सकती है। अब वो इंटरनल एनर्जी चेंज कैसे हो सकती है? फ़र्ज़ करो मैं इस पिस्टन को यहाँ से प्रेस करवा के नीचे को ले आता हूँ। तो पिस्टन को नीचे को लाने के लिए मुझे उस पिस्टन पर फोर्स लगानी पड़ेगी, यानी कि जब मैं इस पिस्टन पर नीचे की तरफ फोर्स लगाऊंगा, पिस्टन मूव करके नीचे आएगा, डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। तो असल में मैंने उस पिस्टन पर वर्क कर दिया। वर्क एक एनर्जी है, आपने चैप्टर नंबर 4 में सीखा कि वर्क एनर्जी है। तो अगर हमने पिस्टन को एनर्जी प्रोवाइड की है और पिस्टन नीचे को गया है तो पिस्टन वही एनर्जी अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स को प्रोवाइड कर देगा। तो क्या होगा? मॉलिक्यूल्स की ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज आ जाएगा, क्योंकि हमने बाहर से वर्क किया, वही वर्क उन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बन गया। यानी वर्क जो है वो गैस की इंटरनल एनर्जी को चेंज करवा सकता है। अब किस केस में वर्क इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करवाएगा, किस केस में डिक्रीज करवाएगा, इस बात को हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। दूसरा फैक्टर बेटा हमारे पास है हीट। लेट्स सपोज अगर मैं इस वेसल को इधर से हीट अप करना शुरू कर देता हूँ, यानी इसको हीट सप्लाई करता हूँ, तो हीट भी एक एनर्जी है। तो अगर मैं इस वेसल को हीट अप कर रहा हूँ तो इसके अंदर मौजूद मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ने से उनकी एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। यानी कि हीट भी गैस की इंटरनल एनर्जी को चेंज करवा सकती है। तीसरा फैक्टर हमारे पास है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। फ़र्ज़ करो ये 6 मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी है 10 जूल। फ़र्ज़ करो अगर मैं इस वेसल में 2 मॉलिक्यूल्स और ऐड कर दूं तो वो 2 मॉलिक्यूल्स जो होंगे उनकी अपनी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। फ़र्ज़ कर लो उन दोनों की 1 जूल है। तो अभी 10 है, जब 2 मॉलिक्यूल्स और आ जाएंगे तो टोटल इंटरनल एनर्जी कितनी हो जाएगी? 12। यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चेंज करने से भी गैस की इंटरनल एनर्जी चेंज होती है। आपकी बुक में उसने वर्क की वजह से इंटरनल एनर्जी का चेंज होना और हीट की वजह से इंटरनल एनर्जी का चेंज होना इसे डिस्कस किया है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से इंटरनल एनर्जी का चेंज होना इसको नहीं डिस्कस किया। तो वर्क और हीट से किस तरह इंटरनल एनर्जी चेंज होती है इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो अभी तक हमने ये सीखा कि वर्क करने से इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है। अब फ़र्ज़ करो मैं आपसे कहता हूँ
कि मैंने इधर से पिस्टन को प्रेस किया और मैंने इस पिस्टन पर 2 जूल वर्क कर दिया। अगर मैंने पिस्टन पर 2 जूल वर्क किया है तो इसका मतलब ये है कि अंदर मौजूद गैस के मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी में भी 2 जूल इंक्रीज आएगा। जितना पिस्टन पर वर्क करना है वही अंदर इंटरनल एनर्जी बनना है जाके। तो अगर 2 जूल वर्क किया है तो इंटरनल एनर्जी में चेंज भी 2 जूल आएगा। अगर वर्क 10 जूल किया है तो मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी भी 10 जूल चेंज हो जाएगी। इसी तरह अगर आपने हीट 5 जूल प्रोवाइड कर दी है इस गैस को, तो अगर आपने 5 जूल हीट प्रोवाइड की है तो वही 5 जूल हीट एनर्जी अंदर मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी बन जाएगी। तो अगर 5 जूल हीट दी तो इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज भी 5 जूल आ जाएगा। इसीलिए मैंने लिखा है कि जितना वर्क करेंगे उतना इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज आएगा, और जितनी हीट एनर्जी सप्लाई करेंगे उतनी ही इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। 10 जूल हीट दे रहे हो, 10 जूल इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। अगर पहले 20 है 30 हो जाएगी बढ़ के। 2 जूल वर्क कर रहे हो, इंटरनल एनर्जी भी 2 जूल बढ़ेगी। अगर पहले 30 जूल इंटरनल एनर्जी है तो 2 जूल वर्क करने से 32 जूल हो जाएगी। यानी जितना वर्क किया उतनी इंटरनल एनर्जी बढ़ गई, जितनी हीट एनर्जी सप्लाई की उतनी इंटरनल एनर्जी बढ़ गई। अभी मैं सिर्फ बढ़ाने की बात कर रहा हूँ, इंटरनल एनर्जी के डिक्रीज होने को हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। लास्ट पे एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि इंटरनल एनर्जी जो है वो एक स्टेट फंक्शन है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, स्टेट फंक्शन ऐसा वेरिएबल होता है जिसमें चेंज लाने के लिए हम कोई भी पाथ फॉलो करें, उसमें डिफरेंट पाथ से जो चेंज आए वो इक्वल आए। दोबारा सुने, फर्ज करो इस गैस की इंटरनल एनर्जी है 10 जूल, मैं इस गैस पर 5 जूल वर्क कर देता हूँ तो इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना आ जाएगा? 5 जूल चेंज आ जाएगा। वर्क किया 5 जूल, इंटरनल एनर्जी भी 5 जूल चेंज हो गई। अब अगर मैं वर्क नहीं करता 5 जूल, मैं 5 जूल हीट सप्लाई कर देता हूँ तो फिर भी इंटरनल एनर्जी में 5 जूल ही इंक्रीज आएगा। यानी ये सीखा कि चाहे 5 जूल वर्क कर दो, चाहे 5 जूल हीट एनर्जी दे दो, इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज 5 जूल ही आना है। इसका मतलब कि इंटरनल एनर्जी में चेंज जो आया है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता, वो इस चीज़ पर डिपेंड नहीं कर रहा कि वर्क किया है या हीट किया है। सिर्फ इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज हम देखें तो वो दोनों केस में 5 जूल है। तो ऐसा वेरिएबल जिसमें चेंज पाथ पर डिपेंड ना करे उसे हम स्टेट फंक्शन या फंक्शन ऑफ स्टेट कहते हैं। फर्ज करो हमारे पास ये जो गैस है, इस गैस के लिए हमारे पास इनिशियल प्रेशर PA है और इस प्रेशर पर वॉल्यूम जो है वो VA है। यानी हमारे पास ये वाला पॉइंट आ गया, इस पॉइंट पर प्रेशर PA आ गया, वॉल्यूम VA आ गया, टेम्परेचर को TA कह लो, और इस पॉइंट पर इस गैस के पास कोई ना कोई इंटरनल एनर्जी होगी। फ़र्ज़ करो आप प्रेशर चेंज करते हो और प्रेशर की नई वैल्यू हम यहाँ पर ले रहे हैं PB। तो अगर प्रेशर चेंज होगा तो इधर से वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा, वॉल्यूम की नई वैल्यू आ गई VB। तो आपके पास यहाँ से पॉइंट आ जाएगा ये वाला हमारे पास पॉइंट आ जाएगा। इस पॉइंट पर प्रेशर है PB, वॉल्यूम है VB और टेम्परेचर हमारे पास जो है उसे हम TB मान लेते हैं। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने के लिए, इस स्टेट से इस स्टेट तक जाने के लिए हमने क्या किया है? हमने प्रेशर बढ़ाया है। अगर प्रेशर बढ़ाया है तो इसका मतलब है हमने पिस्टन पर वर्क किया है, लिहाजा गैस की इंटरनल एनर्जी बढ़ी होगी। तो फर्ज कर लो आपने 2 जूल वर्क किया, ये मैं वर्क वाला पाथ बना रहा हूँ। 2 जूल वर्क करने से इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आएगा? 2 जूल ही आएगा। ये वो पाथ है जिसमें हम वर्क की बात कर रहे हैं। 2 जूल वर्क से गैस इस स्टेट से इस स्टेट पर पहुंच जाएगी। अब आप 2 जूल वर्क नहीं करते बल्कि आप 2 जूल हीट सप्लाई कर देते हैं। तो अगर आप 2 जूल हीट सप्लाई कर रहे हैं, लेट्स सपोज आपके पास ये वाला पाथ जो है ये हीट वाला है, तो यहाँ आप 2 जूल हीट प्रोवाइड कर रहे हो। इस केस में भी सिस्टम इस स्टेट से इस स्टेट पर चला जाएगा।
यानी 2 जूल हीट देने से भी इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज 2 जूल ही आएगा, और 2 जूल वर्क करने से भी इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज 2 जूल ही आएगा। ऐसे वेरिएबल को हम कहते हैं स्टेट फंक्शन, और चूंकि इंटरनल एनर्जी भी इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रही है, लिहाजा हम इंटरनल एनर्जी को भी स्टेट फंक्शन बोलेंगे। लास्ट पे हम डाई एटॉमिक गैस की इंटरनल एनर्जी को डिस्कस करते हैं। तो नाम से पता चल रहा है कि ऐसी गैस जिसके एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स होंगे। तो फ़र्ज़ करो अगर हम ड्रा करें, इमेजिन करें कि डाई एटॉमिक गैस का एक मॉलिक्यूल है, उसका एक एटम ये आ गया, दूसरा एटम हमारे पास ये आ जाएगा। इन दोनों एटम्स के दरमियान ज़ाहिरी सी बात है एक बॉन्ड होगा, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। ये एक मॉलिक्यूल बनाया है। इसी तरह फ़र्ज़ करो डाई एटॉमिक गैस का दूसरा मॉलिक्यूल ये है और उसमें ये 2 एटम्स हैं। इन एटम्स के दरमियान भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। अब ये बॉन्ड क्या करता है यहाँ पर? ये बॉन्ड इन मॉलिक्यूल्स को यहीं रखता है एक दूसरे के साथ जोड़ के। तो अगर ये वाला एटम इधर को जाना चाहेगा तो ये इस बॉन्ड की वजह से ये एटम इसको वापस इधर को खींच लेगा। इसी तरह अगर ये एटम इधर को जाना चाहेगा तो बॉन्ड की वजह से ये एटम इसको वापस इधर को खींच लेगा। यानी ये बॉन्ड इन दोनों एटम्स को एक दूसरे के साथ जोड़ के रखना चाहता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इनके दरमियान ये जो बॉन्ड है ये जस्ट लाइक एक स्प्रिंग यहाँ पर एक्ट कर रहा है। आपको पता है स्प्रिंग के साथ अगर मैस अटैच हो, हम स्प्रिंग को पुल करें, मैस को पुल करें तो स्प्रिंग वापस उस मैस को मीन पोजीशन की तरफ खींच लेता है। तो यहाँ भी ये बॉन्ड यही काम कर रहा है, दोनों मॉलिक्यूल्स को साथ जोड़ के रखना चाह रहा है। तो इस बॉन्ड के स्प्रिंग के तौर पर एक्ट करने की वजह से या स्प्रिंग की तरह एक्ट करने की वजह से, स्प्रिंग है नहीं, स्प्रिंग की तरह एक्ट करने की वजह से डाई एटॉमिक गैस के हर मॉलिक्यूल के पास वाइब्रेशनल एनर्जी होगी। ऐसे ही इस मॉलिक्यूल में भी ये बॉन्ड एज ए स्प्रिंग एक्ट करेगा तो इस मॉलिक्यूल के पास भी वाइब्रेशनल एनर्जी होगी। दूसरा, जो डाई एटॉमिक गैस होगी उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, लिहाजा अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़ीरो नहीं होगा तो एंगुलर मोमेंटम भी ज़ीरो नहीं होगा। अगर एंगुलर मोमेंटम ज़ीरो नहीं है तो डाई एटॉमिक गैस के मॉलिक्यूल की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगी उसके रोटेट करने की वजह से। तीसरा, ये मॉलिक्यूल ट्रांसलेशनल मोशन भी करेगा, तो ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से इस मॉलिक्यूल के पास ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। यानी हम ये कह सकते हैं कि डाई एटॉमिक गैस में इंटरनल एनर्जी जो है वो मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशनल एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को ऐड करने के बाद मिलेगी। सर, इंटरमॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डाई एटॉमिक गैस में हम कैसे जो है इस बात को डिस्कस करेंगे? तो याद रखिएगा, मोनोटॉमिक गैस की तरह डाई एटॉमिक गैस में भी 2 मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करती, लिहाजा जो हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी है वो डाई एटॉमिक के केस में भी ज़ीरो होगी। तो हमने ये सीखा लास्ट पॉइंट में कि डाई एटॉमिक गैस की इंटरनल एनर्जी तमाम मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशनल एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को ऐड करने के बाद मिलेगी। तो ये हमारे पास टॉपिक था इंटरनल एनर्जी का। नेक्स्ट लेक्चर में हम वर्क एंड हीट को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।